नमस्ते, मेरा नाम आदित्य भारद्वाज है। मैं एक पेशेवर पत्रकार हूँ। आज मैं आप लोगों को मीडिया की उत्पत्ति और विकास इसके बारे में बताऊंगा। ओरिजिन ऑफ इंडियन प्रेस इन कॉलोनियल पीरियड, न्यूज़पेपर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर इफेक्ट्स इन सोसाइटी। औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस की उत्पत्ति, समाचार पत्र, उनकी विशेषताएं और समाज पर उनका प्रभाव। औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस की उत्पत्ति, ये एक विषय है जो छात्र के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण में प्रेस की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है कि इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। किंतु यह समझना भी आवश्यक है कि भारत में प्रेस की शुरुआत कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई और इसके प्रारंभिक स्वरूप में भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। भारत में प्रेस का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जुड़ा हुआ है। जब अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत आए तब उनका मुख्य लक्ष्य आर्थिक लाभ अर्जित करना था। समय के साथ उन्होंने राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। इसी क्रम में मुद्रण तकनीक और समाचार पत्रों का प्रवेश भी भारत में हुआ। पहली बार मुद्रण तकनीक जब आई थी, अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में आई। मुद्रण कला का आगमन भारत में यूरोपीय मिशनरियों के माध्यम से हुआ। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा में पहला मुद्रणालय स्थापित किया, यानी पहली प्रेस जहाँ पे अंकित होती थी चीज़ें, मतलब छापी जाती थी। शुरू में इसका उपयोग धार्मिक साहित्य के प्रकाशन के लिए किया जाता था। हालांकि उस समय तक समाचार पत्रों की अवधारणा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन यही मुद्रण व्यवस्था आगे चलकर भारतीय प्रेस की नींव बनी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में संगठित पत्रकारिता की शुरुआत हुई। वर्ष 1780 को भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसी वर्ष जेम्स ऑगस्टस हिकी ने हिकीज बंगाल गजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसे भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र माना जाता है। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था और मुख्यतः कलकत्ता से निकलता था, जिसे आज कोलकाता कहा जाता है। हिकीज बंगाल गजट की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निर्भीकता थी। हिक्की ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों और प्रशासनिक नीतियों की आलोचना करने का साहस दिखाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उसके विरुद्ध एक्शन लिया, कार्रवाई की और न्यूज़पेपर को बंद करा दिया। फिर भी हिक्की को भारतीय जर्नलिज्म में, भारतीय पत्रकारिता में अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि ये भारत का पहला अखबार था, क्योंकि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की परंपरा की शुरुआत की थी, इसलिए भी इसका बड़ा महत्व है। इसके बाद भारत में बहुत सारे अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इनमें इंडिया गजट, कलकत्ता गजट, मद्रास कुरियर आदि प्रमुख थे। शुरुआती समाचार पत्रों का पाठक वर्ग जनरली अंग्रेज अधिकारी और यूरोपीय समुदाय होते थे, उन्हीं लोग होते थे। भारतीय जनता की इसमें सीमित भागीदारी थी, क्योंकि अधिकांश पत्र अंग्रेजी भाषा में ही छापे जाते थे और किसी भाषा में उस समय समाचार पत्र नहीं छापे जाते थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का उदय हुआ। उदय यानी शुरुआत हुई। यह भारतीय प्रेस के विकास का महत्वपूर्ण चरण था। भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार और सामाजिक जागरण के कारण स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों की आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि उसकी ज़रूरत तब महसूस होने लगी। बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू और अन्य भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। 1818 में प्रकाशित समाचार दर्पण भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक समाचार पत्रों में प्रमुख था। इसके बाद अनेक क्षेत्रीय समाचार पत्र सामने आए। इन पत्रों ने भारतीय समाज की समस्याओं, सामाजिक सुधार, आंदोलनों और राजनीतिक घटनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य किया। राजा राममोहन राय का योगदान भारतीय प्रेस के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उन्होंने प्रेस को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने विभिन्न पत्रों के माध्यम से सती प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार किया। उनके प्रयासों ने यह सिद्ध किया कि प्रेस केवल न्यूज़ देने, समाचार देने का साधन नहीं, बल्कि समाज सुधार का प्रभावी उपकरण भी हो सकता है। ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश शासन प्रेस की बढ़ती शक्ति से चिंतित था, इसलिए समय समय पर प्रेस पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। बहुत सारे कानून बनाए गए, प्रेस कानून बनाए गए। इनका उद्देश्य आलोचनात्मक विचारों को दबाना था।
फिर भी भारतीय पत्रकार और संपादकों ने अपने साहस और प्रतिबद्धता के बल पर पत्रकारिता को जीवित रखा। भारतीय प्रेस के विकास में तकनीकी प्रगति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुद्रण तकनीक में सुधार, कागज की उपलब्धता और शिक्षा के प्रसार ने समाचार पत्रों के प्रसार को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे समाचार पत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचने लगे। औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि इसने जनता को सूचना और विचारों का नया मंच प्रदान किया। लोग जानने लगे देश के बारे में, देश की खबरों के बारे में। लोगों को देश और दुनिया की घटनाओं की जानकारी मिलने लगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा का वातावरण बना। इससे आधुनिक सार्वजनिक जीवन का विकास हुआ। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना के विकास की आधारशिला रखी। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन का व्यापक स्वरूप बाद में विकसित हुआ, लेकिन उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में प्रारंभिक प्रेस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अंततः यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रेस की उत्पत्ति केवल पत्रकारिता की शुरुआत नहीं थी, बल्कि आधुनिक भारत के बौद्धिक और सामाजिक विकास की भी शुरुआत थी। प्रेस ने जनता को आवाज दी, विचारों का आदान प्रदान संभव बनाया और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का शक्तिशाली माध्यम बना। यही कारण है कि भारतीय प्रेस का इतिहास भारत के आधुनिक इतिहास का अभिन्न अंग माना जाता है। अब जब हम औपनिवेशिक काल में समाचार पत्रों की बात करेंगे तो उसमें प्रमुख समाचार पत्रों का उदय और औपनिवेशिक काल में भारत में पत्रकारिता का विस्तार, यह विषय भी आता है। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों का उदय, उनके बारे में जानकारी, और यह होना सबके लिए आवश्यक है जो भी जर्नलिज्म को जानना चाहते हैं। यदि भारतीय प्रेस की उत्पत्ति उसके जन्म की कहानी है तो उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों का उदय उनके विकास, विस्तार और प्रभाव की कहानी है। यह वह दौर था जब समाचार पत्र केवल समाचार देने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि समाज सुधार, राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले सशक्त उपकरण बन गए। तब भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ। तब प्रशासन और व्यापार की आवश्यकताओं के कारण समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रारंभिक समाचार पत्र मुख्यतः अंग्रेजी में थे और उनका पाठक भी यूरोपीय अधिकारी और व्यापारी थे। लेकिन जैसे जैसे भारतीय समाज में एजुकेशन बढ़ी, शिक्षा का प्रसार हुआ, वैसे वैसे भारतीयों ने भी प्रेस की पावर को, उसकी शक्ति को पहचाना। उन्होंने यह जाना समझा यदि समाज को जागरूक बनाना है, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करना है और शासन की नीतियों पर चर्चा करनी है तो समाचार पत्र सबसे प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इसी सोच ने भारतीय समाचार पत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। यह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने के कारण ये पत्र आम जनता तक पहुंचने लगे और धीरे धीरे समाज में व्यापक प्रभाव उत्पन्न करने लगे। भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक समाचार पत्रों में समाचार दर्पण का विशेष स्थान है। इसका प्रकाशन 1818 में बंगाली भाषा में हुआ। यह केवल समाचारों का संग्रह नहीं था, बल्कि शिक्षा, धर्म, समाज और संस्कृति से संबंधित विषयों को भी प्रकाशित करता था। उस समय अधिकांश लोग आधुनिक शिक्षा और विश्व की घटनाओं से परिचित नहीं थे। समाचार दर्पण ने लोगों के ज्ञान के दायरे को विस्तृत करने का कार्य किया। इसी काल में राजा राममोहन राय ने पत्रकारिता को सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपनाया। उन्होंने संवाद कौमुदी के माध्यम से समाज सुधार के विचारों का प्रचार किया। सती प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास और स्त्रियों की दयनीय स्थिति जैसे विषयों पर उन्होंने लेख लिखे। उनके समाचार पत्रों ने जनता के बीच नए विचारों को जन्म दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक भारतीय पत्रकारिता केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना से भी गहराई से जुड़ी हुई थी। हिंदी पत्रकारिता की यदि बात करें, आज तो हिंदी पत्रकारिता का बहुत विस्तार है। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में 30 मई 1826 का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से उद्दंड
उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसे हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है और सभी जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया भी जाता है, बेहद ज़रूरी भी है। उस समय हिंदी पत्रकारिता के सामने अनेक चुनौतियां थी। पाठकों की संख्या सीमित थी, आर्थिक संसाधन कम थे और वितरण यानी सर्कुलेशन व्यवस्था में भी नहीं थी उस समय। इसके बावजूद उदंत मार्तंड ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। उदंत मार्तंड का महत्व केवल इस बात से नहीं है कि वह पहला हिंदी का समाचार पत्र था, बल्कि इस बात में भी है कि उसने हिंदी भाषी समाज को एक साझा मंच प्रदान किया। उसने यह संदेश दिया कि हिंदी भाषा आधुनिक पत्रकारिता की भाषा बन सकती है। ऐसा आप आज देख सकते हैं, कितने सारे हिंदी चैनल्स हैं, उनकी टीआरपीज, उनकी रीच बहुत ज़्यादा है। बाद में हिंदी क्षेत्र में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित हुए, हिंदी पत्रकारिता का तेज़ी से विकास हुआ। आज भी देश में आप देखें तो हिंदी अखबार बहुत सारे हैं, बहुत उनका सर्कुलेशन है, मेजर सर्कुलेशन है, लोग पढ़ते हैं। उर्दू पत्रकारिता ने भी औपनिवेशिक काल में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उर्दू समाचार पत्रों ने शिक्षित मुस्लिम समाज के बीच राजनीतिक और सामाजिक चेतना का प्रसार किया। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा को प्रोत्साहित किया। इससे भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद स्थापित हुआ। संवाद यानी कम्युनिकेशन स्थापित हुआ, एक वर्ग की बात दूसरे वर्ग तक पहुंची। 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते समाचार पत्रों की संख्या और प्रभाव दोनों बढ़ने लगे। अब जर्नलिज्म केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, डिफरेंट एरियाज में स्थानीय समाचार समस्याओं और जनित से जुड़े मुद्दों को समाचार में पत्रों में स्थान मिलने लगा। जनता समाचार पत्रों को अपनी आवाज़ के रूप में देखने लगी। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में अमृत बाजार पत्रिका का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब बहुत इसका रोल है, इसको बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। शुरू में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन बाद में अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी। इस समाचार पत्र ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह किसानों, मजदूरों और सामान्य जन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रभाव इतना ज़्यादा था, इतना व्यापक था कि ब्रिटिश प्रशासन को उसके लेखों पर विशेष ध्यान देना पड़ता था। यह समाचार पत्र राष्ट्रीय चेतना का सशक्त माध्यम बन गया और स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उधर महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पत्रकारिता को जन जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्रों की स्थापना की। केसरी मराठी भाषा में तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तिलक जी का मानना था कि जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक किए बिना स्वराज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। केसरी में प्रकाशित उनके लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। वे ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करते थे और भारतीयों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाते थे। उनके लेखों ने युवाओं, आम जनता में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार ने कई बार उनके विरुद्ध कार्रवाई की। बंगाल में अनेक न्यूज़पेपर्स राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक बनकर उभरे। बंगाल पुनर्जागरण के दौरान प्रेस ने शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया। समाचार पत्रों ने आधुनिक विचारों को समाज तक पहुंचाया और जनता को बौद्धिक रूप से सक्रिय बनाया। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं के समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं, संस्कृतियों को प्रोत्साहित किया तथा जनता को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाया। इस प्रकार भारतीय पत्रकारिता एक अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करने लगी। जैसे जैसे समाचार पत्रों का प्रभाव बढ़ा, ब्रिटिश सरकार की चिंता भी बढ़ने लगी। सरकार को महसूस हुआ कि प्रेस जनता को संगठित कर सकता है और शासन के विरुद्ध जनमत तैयार कर सकता है। इसी कारण प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए। 1878 में लागू किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इसका सब प्रमुख उदाहरण है। इस कानून को लाने का जो उनकी मंशा थी वह था कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की
स्वतंत्रता को सीमित करना था। सरकार को लगता था कि स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र जनता को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भड़का रहे हैं, लेकिन इस कानून ने भारतीय पत्रकारों को और अधिक संघर्षशील बना दिया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवाज उठाई। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ब्रिटिश शासन में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किया गया और ये एक दमनकारी प्रेस कानून था। इसका उद्देश्य यही था कि जो भी समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, तो नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, नियंत्रण स्थापित किया जाए। उस समय हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, तमिल आदि भाषाओं में समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना कर रहे थे और जनता में राजनीतिक चेतना फैला रहे थे। इससे अंग्रेजी शासन बहुत चिंतित था। इस कानून के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि यदि किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में सरकार विरोधी, असंतोष फैलाने वाली या ब्रिटिश शासन की आलोचना करने वाली सामग्री प्रकाशित होती है, तो वह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के उस समाचार पत्र से सुरक्षा राशि जमा कराने, उसका प्रेस जब्त करने या उसका प्रकाशन बंद कराने का आदेश दे सकता है। इस कानून की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि यह केवल भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर लागू होता था, जबकि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र इससे मुक्त थे। इसलिए इसे भेदभावपूर्ण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना गया। अमृत बाजार पत्रिका ने इस कानून से बचने के लिए स्वयं को रातों रात बंगाली से अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित कर लिया। यह घटना भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। भारतीय नेताओं, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का तीव्र विरोध किया। बढ़ते विरोध और आलोचना के कारण अंततः 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन ने इस कानून को समाप्त कर दिया। भारतीय इतिहास में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को प्रेस की स्वतंत्रता पर ब्रिटिश शासन के सबसे कठोर हमलों में एक माना जाता है। इसने भारतीय पत्रकारों को और अधिक संगठित किया तथा प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बना दिया। अच्छा, उस समय प्रमुख समाचार पत्रों का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को वैचारिक रूप से जोड़ दिया। एक प्रदेश में होने वाली घटना की जानकारी दूसरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचने लगी। इससे राष्ट्रीय एकता और साझा राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्थाओं के विचारों को जनता तक पहुंचाया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के भाषण, लेख और विचार समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में फैलने लगे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ। इन समाचार पत्रों ने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की, बल्कि सामाजिक सुधार, शिक्षा, महिला अधिकार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक विचारों के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज को सोचने, प्रश्न पूछने और परिवर्तन के लिए तैयार करने का कार्य किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में प्रमुख समाचार पत्रों का उदय भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। इन समाचार पत्रों ने जनता को जागरूक बनाया, समाज सुधार आंदोलनों को गति दी, राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक आधारशिला तैयार की। यदि भारतीय प्रेस का जन्म हिकीज बंगाल गजट से हुआ था, तो उसका वास्तविक विकास समाचार दर्पण, उद्दंत मार्तंड, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और अन्य प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ। इन समाचार पत्रों ने न केवल पत्रकारिता का इतिहास रचा, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माण में भी अमूल्य योगदान दिया। इन समाचार पत्रों की विशेषताएं जानना भी बेहद जरूरी है। औपनिवेशिक कालीन भारतीय प्रेस के तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष को जानने के लिए इन समाचार पत्रों की विशेषताओं का हमें अध्ययन करना पड़ेगा, उनके बारे में जानना पड़ेगा। भारतीय प्रेस के इतिहास को समझने के लिए केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि समाचार पत्र कब शुरू हुए, कौन कौन से प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशित हुए। यह समझना भी आवश्यक है कि उन समाचार पत्रों की प्रकृति क्या थी, वे किन उद्देश्यों से प्रकाशित होते थे, उनकी भाषा कैसी थी, उनकी कार्यप्रणाली क्या थी और उन्होंने भारतीय समाज में किस प्रकार की भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल के समाचार पत्र आधुनिक समय के समाचार पत्रों से कई मायनों में भिन्न थे। आज समाचार पत्र जहां सूचना, मनोरंजन, विज्ञापन और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का मिश्रण है, वहीं औपनिवेशिक काल के अधिकांश समाचार पत्र किसी न किसी सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। वे समाचार देने का माध्यम नहीं थे, बल्कि विचारों के प्रसार और जनमत निर्माण के शक्तिशाली उपकरण भी थे। जन जागरण का माध्यम थे।
औपनिवेशिक काल के समाचार पत्रों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय वे जन जागरण का माध्यम थे। भारत में शिक्षा का स्तर सीमित था और अधिकांश लोग राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाओं से अनभिज्ञ रहते थे, उन्हें उनकी जानकारी नहीं रहती थी। समाचार पत्रों ने जनता को देश और दुनिया की घटनाओं से परिचित कराया। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी मिलने लगी कि देश के विभिन्न भागों में क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार कौन सी नीतियां लागू कर रही है और समाज में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रकार समाचार पत्रों ने जनता की चेतना को जागृत करने का कार्य किया। जन जागरण का अर्थ केवल सूचना देना नहीं था, इसका अर्थ लोगों को सोचने, प्रश्न पूछने और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने से भी था। समाचार पत्रों ने यही कार्य किया। उन्होंने जनता को निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। औपनिवेशिक कालीन प्रेस की दूसरी प्रमुख विशेषता सामाजिक सुधारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता थी। उस समय भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, स्त्री शिक्षा का अभाव और अंधविश्वास जैसी समस्याएं व्यापक रूप से भारतीय समाज में मौजूद थीं। समाचार पत्रों ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। समाचार सुधारकों ने प्रेस को अपने विचारों के प्रसार का माध्यम बनाया। समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों और संपादकियों के माध्यम से जनता को सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूक किया गया। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अन्य सुधारकों ने पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का अभियान चलाया। प्रेस ने समाज सुधार आंदोलनों को जन समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण बात है राष्ट्रीय भावना का विकास उस दौर के समाचार पत्रों ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया। भारत एक विशाल विविधताओं से भरा देश है। विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्रीय पहचानें मौजूद हैं, तब भी थी। ऐसे में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना आसान नहीं था। समाचार पत्रों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। जब किसी प्रदेश की घटना दूसरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचने लगी, तब लोगों में यह भावना विकसित हुई कि वे एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा हैं। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित समाचार नेताओं के विचार और स्वतंत्रता की मांग जनता तक पहुंचने लगी। इससे राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। और औपनिवेशिक काल के भारतीय समाचार पत्रों की एक और विशेषता यह भी थी कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को महत्व दिया। शुरू में समाचार पत्र केवल इंग्लिश में प्रकाशित होते थे, लेकिन बहुत जल्द फिर भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विस्तार होने लगा। बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, गुजराती, अन्य भी कई भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे। इससे समाचार पत्रों की पहुंच आम आदमी तक बढ़ी। स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों ने न केवल सूचना का प्रसार किया, बल्कि भारतीय भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने आधुनिक गद्य शैली को विकसित किया और नई शब्दावली के निर्माण में सहायता की। विचार प्रधान पत्रकारिता। आज के समाचार पत्रों में समाचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन औपनिवेशिक काल के समाचार पत्र विचार प्रधान होते थे। उनमें संपादकीय लेखों और विचारात्मक टिप्पणियों का विशेष महत्व होता था। संपादक केवल समाचार ही नहीं प्रस्तुत नहीं करते थे, बल्कि घटनाओं का विश्लेषण भी करते थे। वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। इस प्रकार समाचार पत्र सार्वजनिक बहस और बौद्धिक चर्चा के मंच बन गए। उन्होंने लोगों को विभिन्न विषयों पर सोचने और अपनी राय बनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रेस की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करना भी था। यदि भी प्रारंभ में कुछ समाचार पत्र प्रशासन के समर्थक थे, लेकिन समय के साथ अनेक समाचार पत्रों ने औपनिवेशिक शासन की कमियों को उजागर करना शुरू कर दिया। कर व्यवस्था, जो टैक्स की उस समय व्यवस्था थी, आर्थिक शोषण, प्रशासनिक भेदभाव और राजनीतिक अधिकारों के अभाव जैसे मुद्दों पर समाचार पत्रों ने लगातार लेख प्रकाशित किए। इससे जनता को शासन की वास्तविकताओं को समझने में सहायता मिली। यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार प्रेस को संदेह की दृष्टि से देखने लगी और उस पर नियंत्रण लगाने के प्रयास किए गए। औपनिवेशिक काल पत्रकारिता में की हम बात करें तो उस समय संसाधन बड़े सीमित थे। अधिकांश समाचार पत्र सीमित संसाधनों में संचालित होते थे। आधुनिक तकनीक, तेज संचार व्यवस्था और बड़े वित्तीय संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे। इस विषय में आगे भी चर्चा जारी रहेगी। धन्यवाद।